नमस्कार, जान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल मंदिर में लगा मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध, बनाए 3 स्थानों पर 10,000 लॉकर। अत्याधुनिक प्रणाली से जमा और लौटाए जा रहे हैं मोबाइल। महाकाल मंदिर परिसर में आज यानी मंगलवार से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए 2 हफ्ते पहले से व्यवस्था बनाना शुरू कर दी गई थी। हालांकि महाकाल लोक में मोबाइल के प्रतिबंध पर रोक नहीं है। मंदिर प्रशासन संदीप सोनी के अनुसार श्रद्धालु 3 स्थानों मानसरोवर गेट, यहाँ पर त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने मोबाइल रख सकेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा 6,000 लॉकर्स लगाए गए हैं। प्रशासनिक कार्यालय के सामने यहाँ पर आम श्रद्धालु भस्म आरती के लिए नंदी हॉल की अनुमति वाले श्रद्धालु मोबाइल रख सकेंगे। यहाँ 2,000 लॉकर्स रहेंगे। गेट नंबर 4 से 5 व कोटि तीर्थ कुंड द्वारा यहाँ पर प्रोटोकॉल की अनुमति वाले और वीआईपी अपने मोबाइल रख सकेंगे। यहाँ 2,000 लॉकर्स रहेंगे। परिसर में मोबाइल का उपयोग करते पाए जाने वाले लोगों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकर्स में मोबाइल रखने के बाद QR कोड टोकन दिया जाएगा। एक ही लॉकर में एक समूह में आने वाले या एक ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल एक साथ रखे जा सकेंगे। QR कोड टोकन इसलिए दिया जाएगा कि संबंधित श्रद्धालुओं को वही मोबाइल मिले। सभी 3 स्थानों पर मोबाइल जमा करने वाले श्रद्धालुओं के फोटो भी खींचे जाएंगे, जिससे मोबाइल लौटाने में मंदिर प्रशासन को परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछले 15 दिनों में मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से लोगों को बताया गया है कि 20 तारीख से मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना अधिरूपित किया जाएगा। और बताना चाहूँगा कि हमने सुबह से कुछ लोगों पर वो किया भी है। क्योंकि कुछ भक्त मोबाइल लेके आ जाते हैं तो उनके रखने की व्यवस्था भी ज़रूरी हो जाती है। इसी कारण से जो हमारी तीनों जगह से एंट्री होती है वहाँ पर हमने तीनों जगह पर मोबाइल लॉकर की व्यवस्था की गई है। वो हमारा गेट नंबर 1 है महाकाल प्रशासक ऑफिस सामने, दूसरा गेट नंबर 4 और सबसे ज़्यादा लोग त्रिवेणी से आते हैं तो मानसरोवर में की गई है। और इसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि जो भक्त मोबाइल देते हैं उनका मोबाइल नंबर, नाम और कितने मोबाइल हैं वो हम उसकी एंट्री करते हैं। साथ में जो भक्त मोबाइल दे रहे हैं उसकी फ़ोटो भी होती है और जो मोबाइल दिए हैं उनकी फ़ोटो भी होती है और एक QR कोड जनरेटेड बेस्ड रसीद दी जाती है। इसका पर्पस ये है कि जब आप दोबारा से लेने आएंगे तो QR कोड स्कैन होता है और उस QR कोड स्कैन होते से स्क्रीन पर आपका फ़ोटो और जो आपने मोबाइल सबमिट किया उनका फ़ोटो जाता है। तो ये संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है कि कोई दूसरे मोबाइल ना चले जाएँ या कोई भी रखने और लेने में किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। ये व्यवस्था आज सुबह से हमने प्रारंभ कर दी है और तीनों लोकेशन पर ये सुचारू रूप से चल रही है। रिटायर्ड आर्मी सैनिक ने ही की अपनी 95 वर्षीय मां के साथ धोखाधड़ी। पेंशन के कागज बताकर दान पत्र पर लगवाया अंगूठा और हड़प ली 10 बीघा जमीन और 4.5 लाख रुपए। घटिया तहसील अंतर्गत ग्राम बिछड़ोद खालसा निवासी 95 वर्षीय भूली बाई पति सुंदरलाल मंगलवार को अपने परिवार के साथ जनसुनवाई में पहुंची। वृद्धा ने उज्जैन के नागेश्वर धाम में रहने वाले अपने पोते और रिटायर्ड आर्मी सैनिक पर आरोप लगाया है कि लगभग 1.5 साल पहले बहला फुसलाकर वृद्धा पेंशन का बहाना बनाते हुए दान पात्र पर अंगूठा लगवा लिया। वृद्धा के नाम लगभग 10 बीघा कृषि भूमि है। 3 महीने पहले जब पोते योगेश राठौर के नाम जमीन का नामांतरण हुआ तब वृद्धा भूली बाई को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी लगी। वृद्धा ने बताया कि उसका सबसे बड़ा बेटा गणेश चंद्र राठौर और उसका पुत्र योगेश राठौर दोनों इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। मंगलवार को वृद्धा अपने परिवार के साथ कलेक्टर के सामने अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाने पहुंची। वृद्धा के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस बाबत भूली बाई व पीड़िता की बेटी जमुना चौहान ने बताया, मारी जमीन मारे से कपड़े न लियो, मारा छोरा के छोरो। अच्छा, हाँ ने आवे आवेज कौन है वो जो ले गया? योगेश। कौन है योगेश? योगेश मार छोरा के छोरो। अच्छा, कैसे कपलाया आपको? क्या बोला? कहे चलो ना दादी चला पर। हाँ। तो हूँ आई गई हमारा अंगूठा चटे दियो। अच्छा। हाँ बोल दी हूँ। अच्छा। अंटे हूँ जमीन कोई चंदू रखवान जमीन ने मैंने योगेश का नाम काटी दीजिए सब। अच्छा। क्या बोला? क्या बोला? तो कहीं दिया दान में दिया, मैंने नहीं दिया। अच्छा। कोई के नहीं दिया मन तो जमीन की भाई राखी है। आप तो धोखे से अंगूठा लगवाया? हाँ। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी को वो मेरा भतीजा ले गया योगेश नाम का और धोखे से ले गया और बोला विधवा के पैसे मिलेंगे और अंगूठा चिपका लिया और दान पत्र लिखवा लिया।
कितनी जमीन है और अकाउंट में कितने का पैसे थे, कितने देने? ये मम्मी बता रही वही 10 बीघा। अच्छा, वो कितना पैसा भी निकाला कुछ नहीं अकाउंट हाँ 4.5 लाख रुपए नहीं, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए बैंक में रखे थे इसके, मेरे पिताजी के हाथ के। अच्छा, वो निकला रहे और बोले कि उज्जैन रखेंगे तो ब्याज ज्यादा आएगा। कौन है बेटा, क्या करते हैं जो जिन्होंने ऐसा करा? ये मिलिट्री में है, बड़ा भतीजा को लड़को है, बड़ा भैया को लड़को है, तीसरा नंबर को। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। हाँ, क्या नाम है इनका? योगेश राठौर, बिशरोद में रहे। बिशरोद में रहते? हाँ, और नागेश्वर धाम में मकान है उनको। शादाब नामक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर राजा नाम से फेक अकाउंट बनाया और हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर 2 वर्षों तक करता रहा दुष्कर्म। नमाज पढ़ने के दौरान अजमेर शरीफ में खुला राज। नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत लव जिहाद का मामला सामने आया है। नीलगंगा इलाके में रहने वाली 26 साल की युवती ने 23 साल के शादाब खान पर आरोप लगाया है कि युवक ने उससे अपना धर्म छुपाकर दोस्ती की और उसके बाद कई बार दुष्कर्म करता रहा। जब युवक के मुस्लिम होने का पता चला तो युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। लड़की के साथ हुई घटना की जानकारी बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल को लगी तो कौशल ने टीम के साथ परिवार से संपर्क किया और युवती को हिम्मत देकर कार्रवाई के लिए मनाया। परिवार ने भी हिम्मत दिखाई और शादाब उर्फ राजा के विरुद्ध थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया है। युवती ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई थी। उस समय शादाब खान ने अपना नाम राजा और धर्म हिंदू बताया था। साल 2022 जनवरी में शादाब अजमेर घुमाने लेकर गया और वहां कुर्ता व टोपी पहनकर नमाज पढ़ी और शादी करने के लिए कहने लगा। लड़की ने शक होने पर उसके धर्म को लेकर सवाल किया तो उसने खुद को मुस्लिम होने की बात बताई। लड़की ने बताया कि पहले 1 साल तक मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा और अब मैं उसकी सच्चाई पता चलने पर उससे दूर होना चाहती हूं तो मुझे 1 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और युवक के विरुद्ध डराने, धमकाने व दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने कहा, लड़की की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, हम अभी युवक की तलाश कर रहे हैं। आज नीलगंगा थाने पे इसलिए आया है कि बजरंग दल को सूचना लगी थी कि एक लड़का जो कि अपना नाम हिंदू नाम बताकर फेसबुक के माध्यम से हमारी हिंदू बहन से साथ उसने शारीरिक शोषण करा है। उसका नाम जो बताया था उसने राजा नाम बताकर उस हमारी हिंदू बहन से मिला था। वो लगभग उनसे 1.5 साल से उसने उससे संपर्क में रहा, उसके साथ शारीरिक शोषण करा और आए दिन उसको फिर जब उसको पता चला, क्योंकि अभी बीच में उसको लेके वो राजस्थान घूमने गया था, अजमेर गया था। अजमेर में जाके उनकी दरगाह पे जाकर उसने बोला कि मैं तो मुस्लिम हूँ और तेरे को यहाँ पे मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा। तो उसने जब ये बोला कि तुमने तो हिंदू नाम बताया था, फिर यहाँ पे उनके झगड़े हुए वहाँ पे, तो लड़की वहाँ से भाग के आई। जब पता चला उसका नाम शादाब पठान और नाम पीछे खान लिखता है, रहने वाला उज्जैन का ही है। और फिर यहाँ पे आके नीलगंगा थाने पे हम कायमी करा रहे हैं HM की लव जिहाद की। इसको धमकी दी गई है किस पर? हाँ, अभी लड़की के द्वारा पता चला है कि वो आए दिन उसको फ़ोन कर रहा है जब से कि तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा या तेरे को जला के मार दूंगा, तू अगर मुझसे बात नहीं करेगी या तो तू मुझसे निकाह नहीं करेगी या तो तूने धर्म नहीं चेंज करा। तो अभी उसके लिए ही कायमी कराने के लिए आज हम नीलगंगा थाने पर बालिका को लेके आए हैं। अभी हमारे पास में सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ में एक अन्य युवक जिससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती की रिपोर्ट पे हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम उसको गिरफ्त में लेके अग्रिम अनुसंधान करेंगे। सब्जी लेने बाजार गई वृद्धा को बातों में उलझाकर उड़ाई सोने की चूड़ियां। पूर्व में भी हुई है इसी तरह की कई वारदातें। फिलहाल पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज। शहर में आए दिन हो रही ठगी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन दहाड़े बदमाशों ने बाजार में सब्जी लेने गई वृद्धा को अपना निशाना बनाया और 2 तोले की सोने की चूड़ी ले उड़े। वेदनगर मंगलम अपार्टमेंट में रहने वाली 70 वर्षीय महिला दमयंती पति रमेश चंद्र दुबे ने बताया कि घटना लगभग 1:30 बजे की है। वह अपने घर वेदनगर से मैजिक में बैठकर फ्रीगंज सब्जी खरीदने आई थी। तभी सब्जी मार्केट के पास ही फूलमाला बेचने वालों की गली में 2 युवक आए और गुजरात जाने का किराया मांगने लगे। युवकों ने महिला को रुमाल में बंधे हुए रुपयों की गड्डी भी दिखाई और बातों में उलझाकर उनके 2
तोले सोने की चूड़ियां उतार ली। इस दौरान बदमाशों ने बोला कि आपने जो कंगन पहने हैं उसकी कीमत 70,000 से ज्यादा नहीं होगी, हम आपको इस कंगन के 1.5 लाख रुपए दे देंगे। दोनों बदमाश कुछ ही देर में आने का बोलकर वहां से निकल गए। महिला जब तक कुछ समझ पाती उसके पहले बदमाश अपना काम बता चुके थे। ठगाई महिला ने माधवनगर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घटना के बाबत फरियादी महिला दमयंती दुबे व माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया। मैं सब्जी का ठेला लेके उधर से आ रही थी तो 2 लड़के मेरे को मिले कि मेरे को किराया चाहिए, किराए के पैसे चाहिए। तो वो किराए के पैसे के चक्कर में आगे तक लेके आया और फिर इसके बाद नोट बताए। मैं फिर इसके बाद क्या बिहार में चाय पी के आता हूँ तो क्या मेरे को सबूत के तौर पे ये क्या नाम है जो कुछ सोना कुछ दे दो, पैसा दे, ठेला दे दो। ये तो उन्होंने बताया है कितने पैसे होंगे उनके पास? आपने अभी 500 के नोट थे उसके पास। अच्छा। थोड़े बहुत। और क्या? कहाँ जाने का बोल रहे थे? वो गुजरात जाने का। कब हुई ये घटना? ये भी 1:30 बजे। कितना सोना आपके चूड़ियाँ थी? कितने वजन की थी? कितने कीमत की थी? 2 तोले की थी। 2 तोले की। हाँ, फ्रीगंज में 2 लड़के थे जो एक बुजुर्ग महिला को बोले कि हमको चूड़ी खरीदना है। तो बुजुर्ग महिला ने कुछ लालच में आकर उसको 2 चूड़ियाँ दे दी थी और वो बिना पैसे दिए चूड़ी लेके चले गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और आवेदन लिया गया है। पठान मूवी का विरोध करते हुए हिंदूवादियों ने जलाया शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला। भगवा के अपमान का आरोप लगाते हुए की फिल्म प्रदर्शन के रोक की मांग। फ्रीगंज टावर चौक पर पठान मूवी के विरोध में दीपिका पादुकोण शाहरुख खान का पुतला जलाया गया। पठान मूवी में भगवा रंग का अपमान किया गया है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण है और देशद्रोही शाहरुख खान है। ऐसे देशद्रोहियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। शाहरुख खान को पाकिस्तान अच्छा लगता है और हमेशा हिंदी मूवी के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों खान हमेशा हिंदुओं का टारगेट करते हैं। कोई भी सत्य सनातनी इस अपमान को सहन नहीं करेगा। यदि पठान मूवी एमपी में जिस टॉकीज थिएटर में लगी तो नुकसान के टॉकीज थिएटर वाले स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस बाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभा संत महासभा अध्यक्ष पंडित नीलेश आनंद तिवारी ने बताया। देखिए, पठान जो मूवी आई है उसमें भगवा का अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण ने जो वस्त्र पहने हैं वो एक संतों का रंग है, हिंदुत्व का रंग है, इस देश का और केसरिया रंग है। ये भगवा का अपमान किया गया है और दीपिका पादुकोण जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक भी रही है। और शाहरुख खान जो है हमेशा देशद्रोही बातें करता है और आतंकवादी है और हमेशा पाकिस्तान उसको अच्छा लगता है। तो हमारा मानना है कि उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जो देश हित की जो बात करेगा वही इस देश में रह सकता है। वो शाहरुख खान जैसा गद्दार और आतंकवादी इस देश में रहने योग्य नहीं है। इसको पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए। यदि वो जाना चाहे तो जितने भी सत्य सनातन धर्म के जो सनातनी हैं वो बाकायदा उसको पहुंचाएंगे जूते मार मार के, यदि वो पाकिस्तान जाना चाहता है तो। सीजिंग कंपनी के युवकों पर दर्ज प्रकरण को झूठा बताते हुए मुख्य आरोपी के पिता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। कहा, प्री प्लानिंग कर बनाया गया झूठा प्रकरण। 17 दिसंबर को दोपहर 1 बजे माधव क्लब रोड पर MP 13 FQ 12701 गाड़ी लेने गए सीजिंग कंपनी के कर्मचारी के ऊपर गोविंद परमार द्वारा लूट का झूठा केस दर्ज करवाया गया था। उसी को लेकर आरोपी बनाए गए सीजिंग कंपनी के कर्मचारी सावन लोट के पिता सुनील लोट ने मीडिया के समक्ष सारे साक्ष्य रखते हुए बताया कि गोविंद परमार द्वारा मेरे बेटे व उसके 3 साथियों के नाम झूठी रिपोर्ट करवाई गई है। मेरा बेटा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं है। वह
सीजिंग कंपनी में काम करता है और कोतवाली थाने में जानकारी देकर वह गोविंद परमार द्वारा बुलाए जाने पर घटना स्थल पर गया था और वहां पूरी प्लानिंग के साथ में गोविंद परमार द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें उन्होंने जिस आकाश सोलंकी का नाम रिपोर्ट में लिखा है उसका एक्सीडेंट हुआ था और जिस दिन घटना हुई थी वह अस्पताल में एडमिट था। साथ में बाकी जिन आरोपियों का और नाम लिखाया गया है वह भी घटना स्थल पर नहीं थे। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए व हमें न्याय मिले और झूठी रिपोर्ट की वजह से मेरे बेटे का भविष्य खराब नहीं हो। कि मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा है और अभी थोड़ा सा प्राइवेट जॉब के नाम से जो है वो सीजिंग का काम करता है कंपनी से जुड़ के, तो उसी दौरान जो है गाड़ी खींचने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ गुंडा तत्व टाइप के लोग थे, उन लोगों ने उसके साथ वाद विवाद किया, तो उसके हाथ से भी कोई के मुंह पे थोड़ी सी चोट आ गई है। तो अब उसको जो है नीलगंगा थाना लगता है, तो वहाँ पर जो है उसके साथ में जो है पीवर जो है गलत FRI हुई है वो, मतलब और झूठे नाम भी जो अस्पताल में एडमिट है उसका भी नाम आ गया, प्लस जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे उनका भी नाम आ गया, प्लस जो भेड़ूगढ़ का हिस्ट्री शूटर राहुल लोड बता रहे हैं वो जबकि काय में भी नहीं, वो तो वरिष्ठ पार्षद है भेड़ूगढ़ का, समाज सेवी है वो। हमारा लड़का जो है नीलगंगा में उसको बोल रहे हैं कि सावन लोड हिस्ट्री शूटर। पहली रिपोर्ट है ये, और रिपोर्ट सिर्फ लात घोंसे की है साहब, इसमें कोई चोरी डकैती का काम नहीं। जबकि जिस जगह पे ये गाड़ी का विवाद हुआ, जहाँ गाड़ी लेने गया था, वहाँ पे दुनिया भर के कैमरे लगे हुए हैं। इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। SP साहब से भी हमने निवेदन किया है और TI साहब से भी निवेदन किया है कि साहब सही जांच करवा के और सही कायमी की जाए, किसी का भविष्य न बिगाड़े, क्योंकि देश में मेरा बेटा सेवा देना चाहता है। सावन लोड किसके द्वारा रिपोर्ट करवाई गई है? वो रिपोर्ट गोविंद परमार है और वो किसी गांव का रहने वाला है और इधर ही 332 क्षेत्र में कहीं पे ब्याज का धंधा वगैरह करता है, तो गाड़ी गिरवे रख रखी थी उसने और उसी ने बुलाया। सेंट्रल कोतवाली में मेरा बेटा जो है कंपनी का वहाँ पे एक लेटर दे रहा था कि साहब ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ मैं, तो उसको बुलवा लिया कि आके गाड़ी ले जा तू। और वहाँ वो जब पहुँचा तो 15 जनों ने उस पर 10-15 जने थे उस पर हमला किया, तो लात घोंसेबाजी चली साहब। उसके बाद में मेरा लड़का वहाँ से गाड़ी लेके और कंपनी में जाके जमा कर दी, वो लेटर दे दिया उनको कि साहब ये गाड़ी लेके ना आ गया हूँ मैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने समझाया बुझाया कि जाने दो, गाड़ी ले जाने दो, सही बात है ये वो। और उसके बाद में वो लड़का वहाँ चला गया थाने पे, और थाने पे जाके ने जो है साहब उसने FRI करवा दी कि साहब मेरे को तो 5,000 ने कुछ पर्स वर्स छीन लिया वगैरह वगैरह। और क्या चाहते हैं अभी आप? हम ये चाहते हैं साहब कि ये झूठी रिपोर्ट डली है कि पर्स निकाल लिया 5,500 का और गाड़ी भी छीन के ले गया है। सीजिंग की गाड़ी है, लेटर हाथ में है, बता के जा रहे हैं। फ़ोन की जांचें की जाए कि फ़ोन लगा के बुलवाया और फ़ोन पे हमारा लड़का गया है और गाड़ी लीगल तरीके से वो जमा करने के लिए गया था। ऐसा कोई वाद विवाद नहीं उसका, वो डिफेंस की तैयारी में लगा हुआ है। सावन लोट है मेरे बेटे का नाम साहब। मेरा नाम सुनील लोट है, एक्स आर्मी हूँ मैं साहब, आर्मी एक्समैन। खाद्य सुरक्षा की पारदर्शिता परिलक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर भंडारण, वितरण व आधुनिक संसाधनों की जानकारी दी गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत देश को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही के साथ आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका की जानकारी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भारतीय खाद्य निगम के संभागीय मंडल प्रबंध अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में 58 साल पहले किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी समर्थन मूल्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर में खदानों का वितरण करने व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खदानों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए की गई थी। आज 58 साल बाद हम यह आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं स्टील साइलो का निर्माण करवा रहे हैं। FCI के सभी डिपो पर लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा के साथ CCTV कैमरे से वेबसाइट के माध्यम से संपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। FCI द्वारा सभी खरीदी GEM के माध्यम से की जाती है। हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 डेनिश MSME के माध्यम से फुल 96.98% की खरीदी की गई है। हमारे पास भंडारण करने के लिए उज्जैन केंद्र की भंडारण क्षमता 18792 मैट्रिक टन की है और भी कई अत्याधुनिक विविध भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरंभ की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो नए नवीन टेक्नोलॉजी भी जो यूज़ की जा रही हैं, जैसे डिपो में CCTV कैमरे लगाए जाना, ताकि कोई भी लाभार्थी या कहीं से भी इनको देख सकता है कि कैसे खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है। नवीनतम भंडारण टेक्नोलॉजी जैसे साइलो में प्रस्तावित कार्य योजना है जिसमें कि खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी उपलब्धियां हम चाहते हैं कि जन सामान्य तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचे। CCTV के माध्यम से भी लोग देख सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से? FCI की अपनी वेबसाइट है fci.gov.in पे, जिस पे आप जाकर वहाँ पर सर्च माय डिपो नीचे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि
अलग अलग जो कैमरे लगे हुए हैं, मेन गेट है या अंदर कैसे खाद्यान्न का निर्गमन किया जाता है, भंडारण किया जाता है। सर ये जो सामग्री खरीदी जाती है स्टेशनरी की, किसके द्वारा खरीदी जाती है? ओके, ये हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि जो मध्यम सूक्ष्म या लघु उद्योग हैं या लघु सोसाइटीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो संपूर्ण खरीद हमारी कोशिश है कि इसी पोर्टल के माध्यम से और इन्हीं MSME एजेंसियों से की जाए, और वही हम कर रहे हैं। लगभग 95-96% हम फिलहाल खरीद इन्हीं माध्यम से की जा रही है। सर कितनी क्षमता का अपना ये गोडाउन करीब 18,700 की क्षमता का है, जिसमें खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। मुख्य रूप से गेहूँ चावल का हम भंडारण करते हैं यहाँ पर। सर आपको उज्जैन में जितना उत्पादन होता है उसके हिसाब से ये पर्याप्त है या इसको और बढ़ाने की? भारतीय खाद्य निगम की ये क्षमता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राइवेट गोदामों में भी खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है यहाँ पर। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।